हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 22 है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना पड़ेगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा है जो करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि लिखा गया है। एक्सेलरी की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं AUXILIARY, AUXIELIARY, थर्ड ऑप्शन है AUXILIERRY और फोर्थ ऑप्शन है AUXEILIARRY। ओके, तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ए ऑप्शन है ना, करेक्ट है। इसका मतलब AUXILIARY। आप बहुत ध्यान से करिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। एक्सेलरी की स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर कंटेन है। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई, बताइएगा। सच एडजेक्टिव कितना आया है। रूल्स आपका नाउन है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका नेगेटिव वर्ड है, अप्लाई मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, यू एंड आई आपका प्रोनाउन है। बताइएगा कहाँ पर एरर है। सी पार्ट में। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। सी पार्ट में एरर है, बिल्कुल यू एंड मी होगा, ध्यान रखना होगा हम लोगों को। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन की आवश्यकता है तो सब्जेक्टिव को केस में प्रोनाउन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई टू के बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ओके, नोट करिएगा, ध्यान करिएगा। बट यही अगर सब्जेक्ट होता तो यू एंड आई करेक्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। शी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। अब आपको बताना है पुल्स नो पंचेस का क्या मतलब है। आइडियमिक एक्सप्रेशन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सच अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, मतलब कि इस शी इज़ द पर्सन, है ना, वह एक ऐसी है कि वह जो है पुल्स नो पंचेस, इसका क्या मतलब है। अब देखिएगा, कोई भी पंच नहीं खींचती है। पुल मने खींचना, इसका मतलब कैसा बोलती है, पोलाइटली बोलती है। बहुत अच्छा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। पुल्स नो पंचेस का मतलब होता है स्पीक्स पोलाइटली, यानी कि मधुर बोलना, है ना, विनम्र भाव से बोलना। फ्रैंकली, रूडली, स्वीटली ऑप्शन नहीं होंगे। ओके, तो पुल्स नो पंचेस का मतलब स्पीक पोलाइटली। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिडल। रिडल का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम मीन्स अपोजिट, बताएंगे। पजल, सॉल्यूशन, मिस्ट्री या एनिग्मा, बताइए। पजल, सॉल्यूशन, मिस्ट्री, एनिग्मा, कौन सा आंसर इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एंटोनिम होगा। ओके, रिडल का एंटोनिम बताना है अपोजिट। देयर आर 4 ऑप्शंस, बताएंगे। यस, सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन। ओके, रिडल मीन्स क्या होता है। रिडल मीन्स होता है पहेली, उलझी हुई चीज़। तो पजल इसका सिनोनिम है, मिस्ट्री इसका सिनोनिम है, एनिग्मा भी इसका सिनोनिम है, बट सॉल्यूशन मतलब समस्या का समाधान। ओके, बहुत बढ़िया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूरियस। फ्यूरियस का सिनोनिम क्या होगा। वायलेंट, काम, पॉइज्ड या फ्रैंक, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए बच्चों। फ्यूरियस मीन्स होता क्या है, तो सबसे पहले आप यही देख लें। फ्यूरियस मीन्स होता है भीषण, ठीक है ना। कहते हैं ना भीषण आग लग गई, प्रचंड,
प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अति क्रुद्ध, ठीक है ना, अति क्रुद्ध मतलब अत्यधिक क्रोधित सिचुएशन। ओके, तो फ्यूरियस का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। वायलेंट, बहुत अच्छा। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट है। वायलेंट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। काम मतलब होता है शांत होना। पॉइज्ड मतलब भी होता है बुझा हुआ। और फ्रैंक मतलब स्पष्ट होता है, बट यहाँ पर फ्यूरियस का सिनोनिम वायलेंट होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हु इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो हमेशा कमियां निकालता है। ग्लूटन या सेंसोरियस या फिर कंटेम्पोरेरी या कलीग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप? आंसर दीजिए। 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन। ग्लूटन मीन्स होता है पेटू, खब्बू इंसान, ठीक है। बी ऑप्शन, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेंसोरियस। कंटेम्पोरेरी मतलब होता है समकालीन, और कलीग मतलब होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाला। ओके, अ पर्सन हु वर्क्स टुगेदर विथ यू। ग्लूटन मतलब पेटू या गवर्नमेंट मतलब भी पेटू होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, मतलब दोष निकालने वाला। ओके, नोट कर लीजिएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। आर यू कंप्लीट सेंस, आपको कंप्लीट द सेंटेंस। अब आर यू को कंप्लीट करना पड़ेगा। मोर क्लेवरर देन अस, क्लेवरर टू अस, क्लेवरर देन वी, मोर क्लेवरर टू अस, कौन सा करेक्शन करेंगे? आर यू के बाद मोर क्लेवरर देन अस करेंगे, या मोर या क्लेवरर टू अस करेंगे, या थर्ड ऑप्शन है क्लेवरर देन वी, या फोर्थ ऑप्शन मोर क्लेवरर टू अस। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा? क्लेवरर देन वी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डबल एडजेक्टिव नहीं लिखते हैं, मतलब डिग्री नहीं लिखते हैं, कंपैरेटिव बन गया है तो मोर इसके साथ नहीं लगाएंगे। क्लेवरर के साथ टू नहीं लगता है, देन लगता है, तो बाकी ऊपर के दोनों ऑप्शंस गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है क्लेवरर देन वी, और चौथा मोर क्लेवरर टू अस। तो जब क्लेवरर बना लेंगे तो मोर आप कहीं नहीं लिख सकते हैं और टू लगेगा नहीं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। क्लेवरर देन वी, यही करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। CLEVER क्लेवर होता है, और ER आप लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा। दैन के बाद आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगता है। अंडरस्टूड? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आई गेव हिम मनी दैट आई कुड स्पेयर देन, बताइएगा। आई गेव हिम अ लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी, द लिटिल मनी, या सम लिटिल मनी। तो सम के साथ तो लिटिल एक साथ आता नहीं, चाहे लिटिल का प्रयोग करिए चाहे सम का प्रयोग करिए। ओके, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल और वेरी लिटिल भी नहीं होता। तो आ लिटिल और द लिटिल, बताइए कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में जा रहा है ना, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आई गेव हिम द लिटिल मनी दैट आई कुड स्पेयर देन, ठीक है। इसका मतलब है जो कुछ भी मैंने बचाया था वो सारे पैसे मैंने उसको दे दिए, जो कुछ भी है सब कुछ, दैट इज कॉल्ड द लिटिल। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे, 9 पर। ही स्टॉप्ड, आपको मिल रहा है INR, आपको सुटेबल वर्ब भरना है। टू वर्किंग, वर्कड, टू वर्क, या वर्किंग।
बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा करेक्ट करेंगे आप। देखिएगा, कुछ वर्ड हैं जिनके साथ आपको हमेशा आईएनजी लगाना है। जैसे स्टॉप, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, फाइंड हो गया, लाइक हो गया, वर्थ हो गया, और आपका माइंड हो गया, कीप हो गया। इन सभी के बाद आप हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। माइंड, वर्थ, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, फाइंड, आफ्टर, बिफोर और कोई भी प्रीपोजिशन। ठीक है, आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो डी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं ना, नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑफिसर whom I go reported that my case was pending। इसको बताइएगा। अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है, यानी whom I go को रिप्लेस करना है। ऑप्शंस आर देयर, whom I went to, who I went to, that I went to या who I went। बताइए whom I went कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। देखिए, द ऑफिसर जो, ठीक है ना, या जिसने रिपोर्ट किया मेरा केस वो पेंडिंग में है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हूँ आई वेंट, जिससे मैं गया बात करने के लिए, वो रिपोर्टर जो कि मेरा केस पेंडिंग में है उसके पास। तो जो बराबर पर्सन, समझ पा रहे हैं ना, और सब्जेक्टिव केस है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। बिफोर द 18th century epidemics from unsanitary conditions used to wipe out। अब इस वाइप आउट का क्या मतलब है। पहला देखेगा प्लंडरर, फिर है टर्मिनेट, तीसरा डिस्ट्रॉय और चौथा कंटैमिनेट। बताइए कह रहा है बिफोर द 18th century, 18वीं शताब्दी के पहले, एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस, मतलब जब एपिडेमिक्स यानी महामारी होती थी तो अनसैनिटरी कंडीशंस होते थे उस समय, और इंटायर टाउन को क्या कर देते थे, वाइप आउट कर देते थे। इसका मतलब देखिए, वाइप आउट मतलब होता है नष्ट करना या समाप्त करना। तो आपको पता है ना, गांव के गांव समाप्त हो जाते थे प्लेग वगैरह जैसी महामारी जब फैलती थी। ओके, तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय मतलब टाउन, आपका पूरा इंटायर टाउन वाइप्ड आउट माने नष्ट हो जाता था। ओके, प्लंडरर मतलब होता है लूट, इसको नोट कर लीजिएगा, रॉबरी यानी लूट। और टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना। इसका मतलब है किसी को आप, समाप्त का मतलब है व्यक्ति को टर्मिनेट किया जाता है, या पोस्ट को टर्मिनेट यानी टर्मिनेशन लेटर। आपने सुना होगा ना कि उसको टर्मिनेशन लेटर मिल गया, यानी उसकी नौकरी चली गई। और कंटैमिनेट मतलब होता है दूषित। तो दूषित नहीं, यहाँ पर यहाँ तात्पर्य है कि समाप्त हो जाता था, यानी कि नष्ट हो जाता था। ओके, सी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं ना, वाइप आउट मतलब। अच्छा, ये आपका वाइप मतलब तो होता है सीधा सीधा पोंछना, लेकिन आउट आपका एक प्रीपोजिशन है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, फ्रेजल वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग, वी स्टिल एंजॉय टू स्टडी लैंग्वेज। बताइएगा। सी ऑप्शन, बहुत अच्छे, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन। देखिए बच्चों, इंजॉय, ठीक है ना, स्टॉप, स्टार्ट, वर्थ, कीप, माइंड, फाइंड, ठीक है ना, इन सभी के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो इंजॉय के बाद टू नहीं लग सकता, तो स्टडीइंग हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना।
स्टडिंग, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। यू एंड योर वाइफ appear टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज, नो एरर। इसमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, यू एंड योर वाइफ appear टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आपको, किस ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ए में, बी में, सी में, किस में आपको दिख रहा है एरर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए, देख पा रहे हैं ना, मच हैप्पियर, तो मोर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन, मतलब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को देख करके ऐसा लगता है कि तुम लोगों के दिन क्या है, बहुत अच्छे हैं, तो ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैप्पियर सीन हैप्पियर डेज, ठीक है ना। तो सीन मच हैप्पियर मतलब ज़्यादा अच्छे दिनों, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो मोर नहीं होगा, हैप्पियर की को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अधिक के सेंस में मच लगता है। जैसे आपने यूज करते हैं ना, मच बेटर यूज करते हैं ना हम लोग, मच बेटर, मोर बेटर कभी नहीं करते हैं, कहते हैं ना इट्स मच बेटर। मच बेटर मतलब पहले की तुलना में कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ कॉल्ड ज़्यादा हैप्पियर, यानी खुशी, तो ऐसे मच हैप्पियर है। ओके, ऐसे सेंस में डबल कंपैरेटिव यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको बताना है आइडियम्स एंड फ्रेजेस यानी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, और आपको मिल रहा है सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग बाय फिट एंड स्टार्ट्स। तो इस फिट एंड स्टार्ट का क्या मतलब है, नोट कर लीजिए बच्चों, इरेगुलरली, ओके, अनियमित रूप से, ठीक ना, बहुत अच्छे। कह रहा बहुत लोगों को आदत हो गई है किस बात की, इरेगुलरली काम करने की, ओके, वेरी सीरियसली और एक्साइटेडली और कंसिस्टेंटली, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। इरेगुलरली मतलब होता है अस्त व्यस्त या बेढंग से काम करना, अनियमित रूप से काम करना। क्वेश्चन नंबर 15, वी, फिर है आवर प्लान टू द कमेटी, बताइएगा, वी एक्सप्लेन या फिर वी एक्सप्लेनिंग, वी एक्सप्लेन्ड या वी हैज़ एक्सप्लेन्ड, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत आसान है। कौन सा होगा उसको ढूंढने से पहले आप यहाँ पर जाएं, कौन सा नहीं होगा। तो वी, अब एक्सप्लेन्स, तो वी के साथ SAIS कहीं आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। वी एक्सप्लेनिंग ऐसे नहीं होता है अकेले बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। वी एक्सप्लेन्ड, यस, यही करेक्ट है, वी एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 15 में सी, वी के साथ हैज भी नहीं यूज़ होता। ओके, अंडरस्टूड, यस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16, द साउंड ऑफ देयर वॉइसेस एंड फेल, इसको बताइएगा। ऑप्शन से देखिए, रोज, राइज, राइजन और राइजन, राइजेज और राइजन, बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे, रोज करेक्ट होगा, ठीक है ना। एंड के बाद, ठीक ना, वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो सेम सेम होते हैं। एंड के पहले अगर ING लगा रहे तो आपको भी एंड के बाद ING लगाना पड़ेगा। एंड के पहले अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो आपको भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म बाद में लगाना पड़ेगा या पहले लगाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फेल आया है, तो यहाँ पर राइज का सेकेंड फॉर्म रोज आएगा। अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 16 का, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे और यू कैन बी गेट कंफ्यूज्ड, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। द वेटर फॉलोड, फिर है इनटू द रूम, तो ईच वन, एवरी या ईच अदर या वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा कनेक्ट आप करेंगे। द वेटर्स फॉलोड इनटू द रूम, तो ईच वन करेंगे या फिर एवरी करेंगे या
ईच अदर या वन अनदर। तो देखिए बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है वन अनदर, एक होता है ईच अदर। तो ईच अदर का प्रयोग क्या होता है? ईच अदर का प्रयोग किसके लिए? दो लोगों के लिए, ठीक है। और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक, मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पीपल, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अब क्या होगा? द वेटर्स। तो देखिए वेटर्स मतलब कितने हैं, संख्या का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 17 का डी। बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर डी, वे सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। और कह रहा है ओरिजिनल, अपीयरेंसेस, अपीरियंस या फिर मिसलेनियस या सेवरल। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट कौन सा है। ओरिजिनल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ओरिजिनल की करेक्ट स्पेलिंग होती है ORIGINAL। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अपीयरेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है APPEARANCE। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही, ये करेक्ट है। मिसलेनियस की होती है MISCELLA, इसको ध्यान दीजिएगा, MISCELLE। इसके बाद होता है NEOUS, ठीक है, MISCELLENEOUS, मिसलेनियस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है। यहाँ पर ए होना चाहिए था, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा मिसलेनियस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, MISCELLANEOUS, ये करेक्ट होगा। और सेवरल का SEV, इसके बाद है ERAL होता है, ठीक है, सेवरल। तो कौन सा करेक्ट है? यानी कि बाकी सब इनकरेक्ट था, बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, स्टैंड बाई का क्या मतलब है? टू राइट या टू सपोर्ट, टू रिजेक्ट, टू अफेक्ट। देखिएगा ये आपका क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है, एक वर्ब एक प्रीपोजिशन, ठीक है। तो स्टैंड बाई का मतलब होता है टू सपोर्ट। बहुत अच्छा। स्टैंड मतलब बैकअप देना, यानी कि खड़े होना, पीछे ऐसे सपोर्ट करना। टू राइट अगर आपको देखना हो तो टू राइट का फ्रेजल वर्ब होता है टेक डाउन, याद कर लीजिएगा। टेक डाउन मतलब होता है टू राइट, ठीक है। जैसे आप कुछ लिख रहे हो तो आप बोलो आई एम राइटिंग, तो आप आई एम राइटिंग ना बोल के बोलो आई एम टेकिंग डाउन। तो आई एम टेकिंग डाउन का मतलब आई एम राइटिंग, ओके। और टू रिजेक्ट का मतलब होता है टर्न डाउन, इसको ध्यान रखिएगा। टर्न डाउन टू रिजेक्ट का है। और टू अफेक्ट का मतलब होता है वर्क अपॉन, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 का बी करेक्ट है। अगर आपको स्टैंड बाई कहीं मिले तो इसका मतलब टू सपोर्ट, ओके। और कहीं राइट मिले तो इसका मतलब टेक डाउन, रिजेक्ट मिले तो टर्न डाउन, और अफेक्ट मिले तो वर्क अपॉन, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। 20, ही इज़ माई पार्टनर इन क्राइम। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है पार्टनर इन क्राइम, इसका मतलब क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चाहे जैसे पूछे यू विल हैव टू गिव द आंसर करेक्टली। बताइएगा, ही इज़ माई पार्टनर इन क्राइम, इसका मतलब फ्रेंड है या नेवर है या अकम्प्लिस है या अनवेल है? बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए पार्टनर इन क्राइम मतलब अकम्प्लिश, यानी कि अपराध में साथ देना, इसको अकम्प्लिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। अपराध का साथी अकम्प्लिशमेंट, ओके। स्पेलिंग भी ध्यान रख लीजिएगा, ACC होता है, ओके। एग्ज़ाम में आए हुए स्पेलिंग्स होते हैं, ये सब बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो चलिएगा बच्चों, थैंक यू सो मच। आपने बहुत मेहनत से पढ़ा, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका कमेंट भी नहीं है आता, कभी कभी आप बच्चे कमेंट नहीं करते हो, क्लास देखते हो, कभी कभी क्लास भी नहीं देखते हो, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते।
लाइक कर दिया करें बच्चों, शेयर कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।